टुडेज टॉपिक इज कार्नोट साइकिल। तो आज हम कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कार्नोट साइकिल है क्या, कहाँ से आया, क्या इसका रोल है और कैसे इसकी फंक्शनिंग है। बेसिकली इन सारी चीजों पे हम आज बात करेंगे और कुछ इनसे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि इन अर्ली 19th सेंचुरी जब ये स्टीम इंजन या फिर हीट इंजन का इवॉल्व हुआ था। ठीक है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century heat engine was evolved बेसिकली। तो जब ये हीट इंजन इवॉल्व हुआ तो ये इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट वही था जो स्टीम इंजन का है। बेसिकली हीट इंजन में भी हम क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं। मतलब एक होता है हाई टेम्परेचर जोन जिसे हम सोर्स कहेंगे और एक होगा लो टेम्परेचर जोन जिसे सिंक कहेंगे। उस दौरान बीच में जो हमारा पिस्टन लगा होता है हीट इंजन में वो वर्क करता है। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा जो आपकी मोटर व्हीकल है, बाइक है या फिर जो आपके घरों में डीजल इंजन या फिर क्लोस्टर का आप देखते हो जनरेटर में यूज होता है इंजन, उससे भी कुछ रिलेट करने का प्रयास करके बताएंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ मदद मिल सके, ताकि आप इसे डेली लाइफ से रिलेट कर सकें। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था एक तरीके से, जो कि ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज को बदल दिया। जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स थे जहाँ पे हम मैन पावर का यूज करते थे, वहां पे इंजन्स यूज होने लगे और इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी चीजों को रोटेट करने के लिए हमने क्या किया, इंजन्स का यूज करना शुरू किया। ठीक है। रेलवे इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। जो आपने स्टीम इंजन का देखा है कॉन्सेप्ट की, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे हम रेलवेज का यूज करते हैं। तो उस समय पहले जब इवॉल्व हुआ था तो वो स्टीम इंजन था। ठीक है। चलो देखते हैं कि ये हीट इंजन या स्टीम इंजन कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा हीट इंजन है वो एक तरह की मशीन है और वो क्या करती है, हीट फ्लो को यूज करती है। कहाँ से कहाँ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जोन की तरफ हीट को ट्रांसफर करती है। हाई टेम्परेचर जोन को हम सोर्स कहते हैं, जिसका हमने टेम्परेचर T2 लिया है, यहाँ से Q2 हीट निकलती है और ये बीच में हमारा इंजन है। अब इंजन करता क्या, इंजन एक मीडियम का काम करता है इस हीट को इधर से इधर ट्रांसफर करने की। और जैसे ये हीट इधर से इधर ट्रांसफर होती है, जो लो टेम्परेचर जोन है उसे हम सिंक कह रहे हैं, जिसका टेम्परेचर T1 है। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है। तो ये कुछ जो हीट है इधर से इधर ट्रांसफर करता है और साथ के साथ वर्क भी करता है। तो ये कितना वर्क करता है, इतना तो इसको इनपुट मिला Q2, इसने Q1 ट्रांसफर कर दिया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये Q1 है, छूट गया। Q2 माइनस Q1, यही जो है आपका क्या है, वर्क डन है। ठीक है। तो दिस इज द a typical schematic representation of heat engine। ठीक है। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है हीट इंजन का, ये अब इसको आप अगर डेली लाइफ में जो आप इंजन देखते हो उससे रिलेट करने का प्रयास करो। देखो, जो आपके जो इंजन होते हैं वो सारे इंजन में एक इस तरीके का पिस्टन लगा होता है। ठीक है। ये पिस्टन है, ये पिस्टन देखो, और इस पिस्टन में एक सेंटर में एक रोलिंग होती है। इस रोलिंग से एक शाफ्ट जुड़ा होता है। शाफ्ट कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का शाफ्ट होता है। ठीक है। ये मूव करता है, ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर नीचे मूव करता है। जैसे पिस्टन ऊपर गया तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। और इधर जो है आपके पुलिस लगी होती हैं, आप चाहे इधर चेन लगा लो और उस चेन को चक्के से जोड़ दो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम एक फायरिंग के लिए इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, या एक कहो एलिमेंट होता है, फायरिंग एलिमेंट। साथ के साथ एक यहाँ पे नोजल लगी होती है, नोजल। ये नोजल क्या होती है, फ्यूल। जो फ्यूल है आपका, इस फ्यूल को प्रदान करती है। जैसे आपने पेट्रोल अगर बाइक में यूज किया तो ये क्या करती है, इस पेट्रोल को यहाँ पे ट्रांसफर करती है। और जैसे ये पेट्रोल यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ कि इस फायरिंग नोजल ने फायर कर दिया। और जैसे ही फायर किया तो यहाँ पे अब फायर हो गई, जो आपका पेट्रोल था वो जल गया।
और जैसे ही ये चलेगा पेट्रोल इस टाइम पे, तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा करेगा तो होगा क्या कि ओवरऑल जो ये आपका पिस्टन है, ये नीचे जाएगा, सडनली नीचे जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये मूव करेगा, और ये जैसे ही सर मूव करेगा चक्का, तो इंजन आपका चलने लगेगा, और चलने लगेगा तो फंक्शनिंग में आ जाएगा। अब दूसरी बार क्या होता है कि जैसे ये नीचे आता है, तो अब यहाँ की सारी फायर तो यूज हो गई, अब एक कांस्टेंट हीट है, फिर उस ऊपर से ये चक्का, ये जो आपका रोलर है, ये जो सॉफ्ट है, ये ऊपर से इसको फिर से लेके जाएगा, ये पिस्टन पूरा ऊपर फिर मूव करेगा। जैसे ही ऊपर मूव करेगा, जितना ये मिनिमम से मिनिमम गैप जितना रखना हो हर इंजन के हिसाब से रखा जाता है, फिर वहां पे फिर ये नोजल क्या होगी, पेट्रोल थोड़ा सा, जो फ्यूल है थोड़ा सा फ्यूल यहाँ पे दे देगी, और जैसे फ्यूल देगी ये फायरिंग नोजल फिर से फायर करेगी। दैट्स वाई बेसिक प्रिंसिपल तो वही है। ठीक है, तो ये जो हमारा इंजन है, इसने क्या किया कि यहाँ से हीट लिया, हाई टेम्परेचर जोन से लो टेम्परेचर जोन की तरफ मूव कर रहा है, साथ के साथ इस जो शाफ्ट को, यही इंजन का काम कर रहा है, ये शाफ्ट को मूव करा दिया और शाफ्ट ने मूव किया, तो आपका जो इंजन मूव कर रहा है, इंजन फंक्शनिंग में। ठीक है, ये जो आप डेली लाइफ में ऐसा कुछ देखते हो, ये एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। ये जो इंजन है बीच में, उसने कुछ काम किया, इधर से हीट या टेम्परेचर को ट्रांसफर किया सोर्स से सिंक की तरफ। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कार्नाट साइकिल का, ये बेसिकली हीट इंजन से ही आता है। ये जो हीट इंजन या स्टीम इंजन की हम बात कर रहे हैं, ये वर्क पीरियोडिकली पीरियोडिकली इन साइक्लिक मैनर। तो हम यही तो बता रहे थे कि जो पिस्टन है, वो अगर बार बार मूव करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करेगा, तो ये जो इससे शाफ्ट जुड़ा था, ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा, और इससे जो यहाँ पे आपने बेरिंग लगा, वो सॉरी पुलिस लगा दी, और पुली पे पट्टे लगा दिए, चाहे जो भी चीज चलाना और रन कराना हो, तो ये सब कुछ कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पे जो पेट्रोल था, उससे आप फ्यूल ले रहे हो, डीजल जो भी है, डीजल अगर इंजन यूज कर रहे हो तो इस मैनर में ये काम कर रहा है। मतलब ये साइक्लिकली, पीरियोडिकली और साइक्लिकली दोनों मैनर में कह सकते हो कि ये साइक्लिक मैनर में काम कर रहा है, और एक वर्क यहाँ से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा यूज था इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, और इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन था। अब एक बात आती है कि चलो कोई भी इंजन हम बना रहे हैं, तो उसकी हम कितनी परसेंट इफिशियंसी मैक्सिमम ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो आप कहते हो कि हमारे पास जो हीरो की पैशन प्रो है, और आप कहते हो कि हमारे पास स्प्लेंडर प्लस है, उसी के साथ बजाज अपना कहता है कि मेरा एक प्लेटिना है। तो लोगों ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक कहता है कि जो हम 1 लीटर में आपको 60 किलोमीटर का माइलेज दे रहे हैं। ठीक है, और एक कह रहा है कि हम आपको 1 लीटर में 1 लीटर पेट्रोल में अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 किलोमीटर का माइलेज दे रहे हैं। ठीक है, ये केएम इतने किलोमीटर का माइलेज दे रहे हैं। तो आखिर हम कैसे इसकी इफिशियंसी निकाल लें कि ये कोई बाइक जो बनी है वो मैक्सिमम 1 लीटर में कितने चलेगी। अब ये भी जो रिटर्न होता है बुकलेट पे, वो एक आइडियल कंडीशन के लिए होता है। मींस आपको गाड़ी स्टार्ट करके एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे रख देनी है, और बीच में कोई जर्क नहीं आना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसका थियरी से कोई रिलेशन है, कि हम बिना कुछ ऐसा किए भी थियरेटिकली भी निकाल सकते हैं कि हमारा जो इंजन है वो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी दे सकता है। तो इसमें पहली बार जो वर्क किया था, इस पे पहली बार लियोनार्ड सादी कार्नाट ने 1824 में वर्क किया था, और एक मतलब पेपर या फिर बुक कह लो, बुक पब्लिश किया था, जिस बुक का नाम था रिफ्लेक्शन ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर। तो जो फायर थी, जो आग जल रही थी जहां भी हम जला रहे थे, चाहे स्टीम इंजन में चाहे भाप इंजन में, ठीक है, हीट इंजन में, उसका जो मोटिव पावर था उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया था, और इस टाइटल से अपना वर्क पब्लिश किया था। ठीक है, ये बेसिकली डिस्क्राइब क्या कर रहा था, फंक्शनिंग ऑफ हीट इंजन को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ऑन हिज वर्क his work explained an idealized model of the thermodynamic system। तो इन्होंने क्या किया कि एक आइडियलाइज्ड मॉडल प्रोड्यूस किया, और उसमें एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को बताया कि कोई आइडियल गैस है, अगर वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में है हीट इंजन में, तो वो कैसे बिहेव करती है, क्या उसकी साइकिल है, कौन कौन से फेजेस है,
किस किस फेज में वर्क हो रहा है, किस फेज में वर्क नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ उन्होंने बताया था। और इसी चीज को कार्नाट साइकिल के नाम से दिया गया। तो टोटल जो उन्होंने 4 प्रोसेस बताए थे, एक साइकिल में उन्होंने 4 स्टेप बताए थे, और उस 4 स्टेप के बेसिस पे इन्होंने एक कार्नाट साइकिल बनाई थी, और ये साइक्लिकली पीरियोडिकली रिपीट हो रहा था। ठीक है, ये जो इनका डेवलपमेंट था, यही डेवलपमेंट आपने पहले भी पढ़ा कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। आज हम आपको दिखाएंगे कि जो हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूव करने के लिए डेल्टा एस सॉरी डेल एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी को लाने के लिए हमने जो इक्वेशन यूज की, आज वो यहाँ पे आएगी, आप क्लियर कट इसको देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई जो कार्नाट है, कार्नाट को फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। तो वाकई बंदा महान था और बंदे ने काम भी अच्छा किया। नेक्स्ट है कि जो कार्नाट साइकिल जो ऊपर हम बता रहे थे उसके 4 प्रोसेसेस हैं, 4 स्टेप्स हैं। और ये 4 स्टेप्स है क्या, बेसिकली पिस्टन मूव कर रहा है और वर्क कर रहा है, उसी के बेसिस पे ये 4 स्टेप्स लिए गए। तो जो पहला स्टेप्स होता है वो होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस एक्सपेंशन। तो हम जो बता रहे थे, हम यही बता रहे थे कि ये कोई पिस्टन है, और इस पिस्टन में देखो ये पिस्टन है, ये पिस्टन में अगर फायर होता है, आपकी जो व्हीकल होती है ऐसे सीधे होती है, यहाँ पे नोजल लगी होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क के लिए लगा होता है। जब फायर होगा तो ये नीचे मूव करेगा। ठीक है, जब फायर जनरेट होगी तो जितना प्रोड्यूस होगा हीट वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा और हाई टेम्परेचर होगा, जिसे हमने T2 कहा, या फिर हम कह सकते हैं टी हाई। और उसके बाद देखो इतना सा वॉल्यूम है, जैसे ये मूव करेगा नीचे, जैसे ही मूव करेगा ये पिस्टन हटेगा तो होगा क्या, ये थोड़ा सा पिस्टन और नीचे यहाँ पे आ जाता है। तो अब इनिशियल वाले से अगर कंपेयर करो तो आप देखो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज आइसोथर्मल गैस एक्सपेंशन। ये जो फिगर है ये इसी फिगर को उल्टा करके बनाया गया है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द आइडियल गैस एब्जॉर्ब Q2 अमाउंट ऑफ हीट, और ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से मिलेगा, चाहे पेट्रोल हो या आपका डीजल हो, एट हाई टेम्परेचर, जिसको अभी हमने बताया कि ये टी हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे सडनली जो आपका फायर वर्क्स हुआ है, जो आग लगी है, जिसकी वजह से चाहे पेट्रोल चाहे डीजल में चाहे जो भी आपने कोयला लिया उसकी वजह से, तो उसकी वजह से ये पिस्टन क्या किया, मूव करेगा। तो हुआ क्या कि हाइट हाई सोर्स हाई टेम्परेचर हीट सोर्स से गैस ने एब्जॉर्ब किया एनर्जी और एक्सपैंड किया, और जैसे एक्सपेंड किया तो ये पिस्टन को मूव कराया। पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया, तो पिस्टन के साथ साथ जुड़ा हुआ शाफ्ट भी मूव करेगा, और शाफ्ट मूव करेगा तो इंजन हमारा वर्क करेगा। तो ये सेम चीज लिखी है कि जो एक्सपेंड कर रहा है और साथ साथ कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट था, सॉरी नेक्स्ट है एक्सपेंशन। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा हीट इंजन था वो तो मैक्सिममली जो मूव कर गया हाई टेम्परेचर पे, और जैसे ही हाई टेम्परेचर से ये लो टेम्परेचर जोन में पहुंचा, ठीक है, मूव करके लो टेम्परेचर जोन में पहुंचा, तो हाफ वे तक तो चलो ये चला। उसके बाद जब इसकी हीट कांस्टेंट हो गई, जितना भी हीट प्रोड्यूस होना था, जितना भी हीट प्रोड्यूस होना था, चाहे सपोज करो 1 ml आपने पेट्रोल यूज किया, जो भी था 1 ml, तो उस 1 ml से एट ए टाइम ये पिस्टन मूव किया, और इसकी पूरी की पूरी हीट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो क्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, सिंस रिवर्सिबल एडियाबैटिक गैस एक्सपेंशन हो रहा है सेकेंड स्टेप में, तो क्यू कांस्टेंट होगा। सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। अब ना तो कोई हीट जा रही है ना तो कोई आ रही, बट जो रिफ्लक्स हो गया था, जो रिफ्लक्स प्रोड्यूस हो गया था पिस्टन के मूव करने से, वो इसको फर्दर मूव कराएगा टी हाई टू टी सी। मतलब इसको हम कह दे हॉट, और इसको कह रहे हैं कोल्ड, कोल्ड रीजन, लो टेम्परेचर जोन या फिर कोल्ड रीजन की तरफ। तो गैस स्टिल डू वर्क बाय एक्सपेंडिंग इटसेल्फ, which resulted into the cooling of system। तो सिस्टम क्या हुआ, कूल हुआ और थोड़ा सा वर्क भी करेगा।
ये हम आगे देखेंगे कि इसका जो करस्पॉन्डिंग वर्क क्या है। तो ये जैसे ही कूल होगा, कूलर रीजन में जाएगा तो वर्क करेगा, फिर अगेन ये सिस्टम कहाँ आएगा, बैक आएगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया। तो अगेन ये सिस्टम अब बैक आ रहा है। अब बैक आएगा तो अब ये सिस्टम कहाँ पे पहुंच चुका था, टीसी पे, टी कूल रीजन में, जहां पे टेम्परेचर क्या है, कम है, टीसी पहुंच गया। अब टीसी से ये पिस्टन देखो बैक आ रहा है। अब जब ये पिस्टन बैक आएगा तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, कोई हीट नहीं है, जो हीट प्रोड्यूस थी वो सारी यूटिलाइज होगी। तो अब ये सिस्टम क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस कंप्रेशन होगा। ये सिस्टम जब इस गैस को कंप्रेस करेगा तो यार सराउंडिंग परफॉर्म, अब ये जो सराउंडिंग है वो वर्क करेगा ऑन द गैस विच ऑन लो टेम्परेचर एंड इमिट हीट Q1। तो अब जैसे ही आप इस गैस को कंप्रेस करोगे, जब ये पिस्टन मूव करेगा तो गैस क्या करेगी कि अब ये कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो कुछ हीट प्रोड्यूस करेगी कंप्रेशन की वजह से, इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये जो पिस्टन्स की वॉल्व है, ठीक है। तो ये Q1 हीट, ये जो सिंक होगा आपका, वो सिंक एब्जॉर्ब करेगा। तो कभी भी देखते हो कि आपके जो इंजन होते हैं वो तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एयर कूल्ड और दूसरे होते हैं वाटर कूल्ड। अगर आप डीजल इंजन जो गांव में जो है फील्ड मार्शल के यूज होते हैं खेती किसानी के लिए, तो अगर आप उसमें देखोगे तो आप एक वाटर सप्लाई देते हो, एक तरफ से वाटर सप्लाई देते हो और दूसरी तरफ से पिस्टन की साइड से वाटर को आप निकालते भी हो, और वो वाटर हीटेड होता है, गर्म होता है। तो वो वही जो है कि किसका वर्क कर रहा है, सिंक का काम कर रहा है, ठीक है। इस पिस्टन को कूल करने के लिए वही वाटर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है रिवर्सिबल, नेक्स्ट प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक गैस कंप्रेशन। अब जो ये क्यू हीट जनरेट हुआ, ये क्यू हीट का मैक्सिमम पार्ट, जो क्यू सॉरी Q1 हीट का मैक्सिमम पार्ट इस वॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया, और साथ साथ कुछ वर्क भी किया। वर्क क्या किया कि इस पिस्टन को और क्लोज ले आई, जहां पे हम बता रहे थे कि यहाँ पे एक नोजल लगी होगी और यहाँ पे एक फायरिंग 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 इलेक्ट्रोड कह लो, चलो फायरिंग के लिए कुछ ना कुछ लगा होता है, उसे हम कुछ कहते हैं, देखो जो मैकेनिक्स होते हैं उसको कुछ नाम देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर ये नोजल क्या करेगी, पेट्रोल प्रोड्यूस करेगी थोड़ा सा, 1 ml चाहे जो भी हो, ½ ml, और ये फायर वर्क होगा यहाँ पे, जैसे ही इससे फायर जनरेट होगा इसमें आग लग जाएगी, और जैसे ही आग लगी फिर ये अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। तो टोटल प्रोसेस आपने 4 कंप्लीट कर लिया, 4 के बाद फिर से बैक आपको वहीं जाना है फर्स्ट पे। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें देखें तो अगेन सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। ये टी कोल्ड से टी हार्ट रीजन में पहुंच रहा था, इधर का जो पिस्टन था वो हाईली हार्ट था और नीचे वाला कूल है, ठीक है। सराउंडिंग स्टिल डू वर्क, जो Q1 हीट निकली थी उसकी मदद से जो सराउंडिंग है वो वर्क कर रही है, और एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर अगेन रीच टू TH, हाई टेम्परेचर जोन में ये हमारा पिस्टन पहुंच जाएगा। अगेन यहाँ पे फायर होगा तो अगेन ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, और वहां से फिर कौन सी प्रोसेस रिपीट होगी, स्टेप नंबर 1 रिपीट हो जाएगा। तो दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट आता है कि अगर हम इस प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम की बात करें तो हम इसमें पीवी डायग्राम खींच सकते हैं, पीवी डायग्राम खींचा जा सकता है। देखो बहुत ही, अगर हमारे जो स्टेप 2 और 4 है, अगर स्टेप 2 और 4 की बात करो तो इसमें बहुत ही कम या फिर नेग्लेजिबल वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये जो वॉल्यूम था ये बहुत ही नेग्लेजिबल चेंज हो रहा है। मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सपेंशन कहाँ पे हुआ, स्टेप 2 और स्टेप 4 में, सॉरी स्टेप फर्स्ट और स्टेप 3 में, ठीक है, जहां पे पिस्टन बहुत तेजी से मूव किया, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप 3। तो सेम चीज को हम पीवी डायग्राम की मदद से भी नोटेट कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। अब पीवी का जब भी आप पीवी वर्क डन खींचते हो तो आपको पता है कि जो पीवी का जो है आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है, वो इक्वेशन कौन सी है, पी प्रोपोर्शनल टू 1/v, और आप कहते हो कि पीवी इक्वस टू कांस्टेंट, यही ना।
ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये कहते हैं हम, इसका मतलब अगर P प्रोपोर्शनल टू V है तो इसका जो ग्राफ होगा वो आप पहले भी पढ़ चुके हो, यूनिट 1 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ये ग्राफ क्या होगा, हाइपरबोला होगा, ठीक है, P और V का ग्राफ, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट स्टेप के लिए जहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम है, सॉरी मिनिमम वॉल्यूम है V1, और V1 से ये एक्सपेंशन हो रहा है V2 तक, और यहाँ पे ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और W1 वर्क कर रहा है। तो हम हर स्टेप के लिए W1, W2, W3, W4 वर्क लेंगे, तो करस्पॉन्डिंग स्टेप के लिए ये वर्क 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही फायरिंग हुई टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और गैस एक्सपेंड हुई, तो हम उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ खींच सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, और ये आप पढ़ चुके हो पीवी वर्क डन। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज आइसोथर्मल, फर्स्ट स्टेप इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड स्टेप इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तब देखो अगर हम यहाँ बात करें तो बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं या फिर न के बराबर हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो बुक में अगर आप ये वाला डायग्राम देखते हो, कई सारे बुक में आप इस तरीके का डायग्राम देख लेते, तो ये डायग्राम टेक्निकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। डायग्राम इसी तरह होना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से, ये पूरे सीधे नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो पीवी का कर्व है वो ऑलवेज हाइपर बोला ही है, सॉरी पैराबोला, नहीं नहीं हाइपर बोला ही सही है, पैराबोला कौन सा हाइपर बोला होता है, ठीक है। तो देखो सेकेंड स्टेप में इसने हीट कोई एब्जॉर्ब नहीं किया जो फर्स्ट हीट थी, तो इसका मतलब डी क्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, तो ये करस्पॉन्डिंग W2 वर्क कर रहा है। अब हमें इसे आगे जो है इसके फार्मूले जो आप फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इन सारे W1, W2, W3 और W4 की वैल्यूज निकालेंगे, तो एक साइकिल में किया गया जो W टोटल होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि थर्ड साइकिल में जो W3 है वो क्या है। तो थर्ड साइकिल क्या है, अगेन अब गैस क्या हो रही, कंप्रेस हो रही, V3 से जो हाई वॉल्यूम है यहाँ से ये लो वॉल्यूम की तरफ जा रही है, तो ये गैस कंप्रेस हो रही है थर्ड स्टेप में, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्क है ये है W3, और Q1 अमाउंट ऑफ हीट ये रिलीज करता है, मतलब सिंक को दे देता है। नेक्स्ट स्टेप 4 है, फोर स्टेप इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग वर्क जो है ये W4 है और DQ यहाँ भी 0 है। यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज है ये वॉल्यूम चेंज है V4 टू V1, अगेन ये V1 को रीच कर गया और अब V1 के बाद फिर से ये V2 जाएगा, V3 जाएगा, V4, ये साइक्लिक मैनर में ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। एक एरो हमने लगा दिया कि ये एरो ऐसे मूव कर रही है, तो इसका आप करस्पॉन्डिंग सेकेंड एरो, थर्ड एरो और ये फोर्थ एरो अपने से लगा सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन वही है मूव करने का। अब देखो जो टोटल वर्क डन है वो टोटल वर्क डन क्या है, W1, W2, W3 एंड W4। since system start from A and again reach to the point B, सॉरी अगेन रीच टू पॉइंट ए, तो सिस्टम स्टार्ट कहां से हुआ, ए से, फिर गया पॉइंट बी पे, फिर गया पॉइंट सी पे, फिर गया पॉइंट डी पे, और अगेन रीच कहां कर गया, ए पे। तो अगर सिस्टम ए से चला और ए पे ही पहुंच गया तो साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू आप क्या लिखते हो, 0, ठीक है, क्योंकि चेंज इन डेल्टा यू 0 हो जाएगा। यू क्या है, आपने पढ़ा है ना, स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन है तो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेट पे, सिंस स्टेट इज इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट बोथ आर सेम, ए से चला ए पे ही रीच कर गया, तो इसका मतलब स्टेट चेंज ही नहीं हुआ, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्लियर। अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ लिख सकते हैं कि डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस का डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अब जो है डेल यू को कह दो 0, और डेल यू जैसे 0 हो गया, माइनस का डी डब्ल्यू टोटल इक्वल्स टू माइनस का डी डब्ल्यू टोटल इक्वल्स टू डेल क्यू टोटल। तो टोटल कितना है,
अगर आपने ध्यान से देखो तो टोटल जो हीट है जो वर्क कर रही है वो है Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो यहाँ से माइनस डब्ल्यू टोटल आ गया Q1 प्लस Q2। सिंस इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क, तो किसी भी चीज की इफिशियंसी क्या होती है कि हम उसको कितना इनपुट देते हैं और कितना आउटपुट है। तो इफिशियंसी इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन, ये है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑलवेज मेजर इन टर्म ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। तो अगर हम देखें तो आउटपुट हमारा क्या है, माइनस का डब्ल्यू टोटल, और अगर हम ये देखें कितना हमने जो है हीट दी सिस्टम को, तो हमने Q2 हीट दी थी सिस्टम को। इस हीट सॉरी इस हीट को हमने दिया और माइनस का डब्ल्यू टोटल इसने वर्क किया, और माइनस का डब्ल्यू टोटल इस इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू टोटल Q1 प्लस Q2, तो यहाँ से आ गया Q1 प्लस Q2। अब इसको आप क्या करो, जस्ट डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपान Q1 अप्लिक Q2। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सिंस अगर हम आइडियल गैस लिए हो, एकदम परफेक्टली आइडियल गैस हो, तो उसके लिए हम फार्मूलेशन कैसे कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ आइडियल गैस इन कार्नोट साइकिल कैसे दी जा सकती है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग आप रियल गैस का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल आइडियल गैस है, तो हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। इफिशियंसी ऑफ आइडियल गैस इन कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट साइकिल में अगर आइडियल गैस ले लें तब क्या इफिशियंसी होगी, ये चीज हमें देखना है। तो हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था एट टेम्परेचर T2। ठीक है, या फिर इस T2 को हम कह रहे थे टी हार्ट कह लो, बेटर है हार्ट एंड कोल्ड के टर्म में बात किया जाए। इस T2 को टी हार्ट कह लो, हाई टेम्परेचर जोन था। तो एक्सपेंशन कहाँ हुआ, अगर आप देखो तो ग्राफ में यहाँ पे हमने V1 लिया था, यहाँ पे V2 लिया था, यही ग्राफ था ना, ये V3 है और ये V4 है। तो इसको आपको याद करना है, ये स्टेप हम जो फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं ये वाला था, ये सेकेंड था, और ये थर्ड है, और ये फोर है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में V1 टू V2 जा रहा है। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डेल्टा यू 0 होगा। तो अगर हम Q की बात करें तो Q क्या होगा, Q2 जो हमारा है वो हो जाएगा माइनस का W1। ठीक है, ये अभी हमने प्रूफ करके देखा था कि अगर डेल्टा यू 0 हो गया तो ये Q क्या होता है, बोलो, माइनस का W1। ठीक है, तो अब इसे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर सिंस कांस्टेंट है, ये टी आर्ट है, तो ये हो जाएगा RT ln V2 अपॉन V1। ये आप पीछे की यूनिट में पढ़े हो। एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम V2 टू V3। तो अगर एडियाबैटिक अगर आपने कहा कि प्रोसेस है तो क्यों हो गया कांस्टेंट, क्यों हो गया कांस्टेंट, तो आप जो डेल्टा यू आएगा जिसे हम कह रहे हैं U2, तो ये U2 किसके बराबर हो जाएगा, W2 के। और आपको पता है कि जब Q कांस्टेंट Q 0 हो जाए तो ऐसे केस के लिए हम जो इस इक्वेशन को देते हैं वर्क डन को, ये होता है CBDT। अब लिमिट लगा दिया हमने, कहां से कहां तक जा रहे हैं, टी हार्ट टू टी कोल्ड। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हो, वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये सब कुछ आपने फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिट में पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां से आ गया ये CB टी कूल माइनस का टी हार्ट। थर्ड स्टेप है आइसोथर्मल कंप्रेशन एट TC। ये TC है, T1 जहां लिखा है इसका मतलब TC, फ्रॉम V3 टू V4। तो अगर जहां भी आइसोथर्मल आता है, आपको पता है कि आइसोथर्मल का वर्क डन आप कैसे देते हो, वर्क डन इक्वल टू RT ln V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हो गया Q1 इक्वल टू, सिंस T कांस्टेंट है तो जो डेल्टा यू होगा वो हो जाएगा 0। यहाँ से आपकी वैल्यू आई Q1 इक्वल टू माइनस का W3
और ये जो W3 थर्ड स्टेप के लिए है, यहाँ से आ गया RT ln V4 माइनस V4 अब्लिक V3। अब हमेशा देखो ln में जब ये वॉल्यूम को ले जाते हो तो ये आता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, और फाइनल कहाँ जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, तो 4 ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है, जो स्टेप 4 है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो गैस अगेन एडियाबेटिकली कंप्रेस होगी, और ए जहां ए पॉइंट ए से चली थी, अब उस पॉइंट ए पे अगेन रीच कर जाएगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, V4 टू V1 चेंज हो रहा है। ठीक है, स्लाइड चेंज है, बट Q कांस्टेंट है, तो डेल्टा U इक्वल टू प्लस का W होगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जो प्लस का W है ये होगा CVdt, और यहाँ से हम इसकी लिमिट लगा दें, ये टी कूल से टी हार्ट की तरफ जा रहा था, तो फाइनल टी हार्ट है, और इनिशियल क्या है, टी कूल है। तो यहाँ से हमारा आ गया CVT हार्ट माइनस का TC। ये जो हायर यूनिट है उसको पहले रखोगे और लोअर को बाद में। और अब हमें क्या करना है कि अगर हमें इफिशियंसी निकालनी है आइडियल गैस की कार्नोट साइकिल में, तो हमें इस W1 W2, ये जो W1 है, W2 है, W3 है, और ये जो W4 है, इस W4 को सारे जो है वर्क को ऐड कर देना है, और सारे जो वर्क है W टोटल उसको डिवाइड कर देना है, किससे, उसको डिवाइड कर देना है आपको एक सेकेंड, जो आपने इनपुट किया था, और इनपुट किया था Q2 हीट थी, तो आप उससे इसको रिप्लेस कर दो, उससे डिवाइड कर दो। पूरे जो W टोटल है, W टोटल को, ये ऊपर हमने पढ़ा भी दिया है कि W टोटल को डिवाइड कर दो Q2 हीट जो आपका इनपुट है, जो फायरिंग हुई थी, और वहां से आप जैसे इसे डिवाइड करोगे ये आ जाएगी इंजन की इफिशियंसी। चलो देखते हैं कि आइडियल गैस के लिए इफिशियंसी क्या आती है। तो यहाँ से जो आपका टोटल वर्क डन है, ये W1 W2 W3 W4, ठीक है, यहाँ से इन सबको जोड़ दो, ये हो जाएगा माइनस का RT TH ln V2 अपन V1 प्लस का CV TC माइनस का T हार्ट, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का RTC ln V4 अपन V3, केवल 3 लिखा है, ये V3 है, प्लस CV T हार्ट माइनस का T। अब देखो आपको क्या करना है कि इस वाली यूनिट में ये वाला जो वर्क डन है, इस वर्क डन को माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप -1 कॉमन लोगे तो ये जो TC है ये अगेन यहाँ आ जाएगा, और T8, ठीक है, T8 इधर चला जाएगा। तो ये टर्म हो गया TC माइनस का T8। बाकी सारे टर्म को आपने एज इट इज लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, जो ln वाले टर्म है वो एक साथ कर दिए, और जो CB वाले टर्म है वो एक साथ। इस CB वाले टर्म को देखो और इस CB वाले टर्म को देखो, दोनों सेम है, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। इनकी वैल्यू सेम है, लेकिन एक की वैल्यू प्लस में है, एक की वैल्यू माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। जैसे ही ये कट जाएंगे, मतलब आप टेक्निकली कह सकते हो कि जो स्टेप सेकेंड और स्टेप 4 का वर्क डन है वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। अगर वो यूजफुल नहीं है तो जो टोटल वर्क आया वो आ गया माइनस का TH ln V2 अपान V1 माइनस का TC ln V4 अपान V3। ठीक है, सिंस अगर हम बात करें कि जो हमारा स्टेप 2 है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, स्टेप 1 के करस्पॉन्डिंग है, और ये स्टेप 3 के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये स्टेप 3 के करस्पॉन्डिंग है, ये 1 के करस्पॉन्डिंग है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेप 2 है और स्टेप 4 है, वो वाले जो केस कौन से थे, ये वाले केस कौन से थे, 1 वाले आइसोथर्मल थे, 2 एंड 4 वाले एडियाबैटिक थे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो आप पॉइसन इक्वेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना,
आप पॉइसन इक्वेशन लगा के V1 V2 V3 V4 के बीच एक रिलेशन फाइंड आउट करें। अगर जैसे ही हम V1 और V2 को या फिर V4 बाई V3 को V1 और V2 के टर्म में रिप्लेस कर लेंगे तो हमें ये बहुत ही इजीली सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी। बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो सिंस स्टेप 2 and 4 इज एडियाबैटिक, हेंस पॉइसन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, TH, आप कहते हो ना TeV की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये आप पढ़े हो फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, जो फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स है वहां पे आता है। तो वहां से आपने इसे कहा कि TH एंड V2 की पावर गामा -1, और यहाँ पे हो गया TC V3 की पावर गामा -1, ठीक है। ये स्टेप 2 के लिए, और स्टेप 4 के लिए TC V4 की पावर गामा -1, TH V1 की पावर गामा -1। क्लियर? अब इनको क्या करो, रीअरेंज कर दो। इस TC को इस T हार्ट के नीचे ले आओ, और इस T2 को, सॉरी V3 को V2 के नीचे ले आओ। तो यहां से आ गया T हार्ट ऑब्लिक T कोल्ड इक्वल टू V3 ऑब्लिक V2 की पावर गामा -1। सिमिलरली इसको भी रीअरेंज करो तो यहां से आ जाएगा T हार्ट ऑब्लिक TC इक्वल टू V4 ऑब्लिक V1 की पावर गामा -1। अब अगर हम ये कहें कि ये दोनों T हार्ट ऑब्लिक TC है, तो हम इसे कह सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है T हार्ट ऑब्लिक TC, तो ये वाला भी इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से हम लिख सकते हैं कि V3 डिवाइडेड बाई V2 की पावर गामा -1 इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाई V1 की पावर गामा -1। अब अगर इसका सपोज करो कि जैसे आप कोई फ्रैक्शन लिखते हो, यहाँ अगर x की पावर 2 हो और यहाँ y इक्वेशन में आ रहा है y की पावर 2, तो आप कहते हो कि दोनों तरफ का रूट ले लो, ठीक है। तो यहाँ भी हम इसका जो है रूट ले, और उसकी जो कहते हो जैसे क्यूब रूट, फोर्थ वाला का रूट, सेकंड के लिए आप क्या कहते हो स्क्वायर रूट, इसी तरह अब इसे हम गामा -1 के टर्म में ले लें, तो क्या होगा, ये पावर पूरी तरीके से हट जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप इसको करते हो, इस पूरे का रूट लेते हो, तो यहाँ से क्या लिखते हो कि x इक्वल टू वाई, यही ना। सिमिलरली हम यहाँ से लिख सकते हैं V3 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V1, और अगर ये बराबर है तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, V4 ऑब्लिक V3 की वैल्यू, तो V4 के नीचे V3 ले आओ और V1 को यहाँ पे ले आओ, ठीक है, क्लियर। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे ले गए, देखो ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया V4 ऑब्लिक V3 इक्वल टू V1 ऑब्लिक V2। अब आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। सिंस वी नो फ्रॉम द एबव कि जो इफिशियंसी है ईटा कैन बी गिवन एज माइनस का W टोटल ऑब्लिक Q2, ठीक है। तो जो W टोटल था हमारा ये था, देखो यहाँ पे माइनस है, और जो हमने ये कैलकुलेट किया था तो ये प्लस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का माइनस इस साइड आएगा, ये माइनस माइनस में आ रहे थे, माइनस का RTLN, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से आ गया आपका RTH ln V2 अपॉन V1 प्लस का RTC ln V4 ऑब्लिक V3, V छूट गया, ठीक है। प्लस आपने इनपुट कितना इंप्लीमेंट किया, ये था Q2 के बराबर, और Q2 था आपका RTH ln V2 अपॉन V1, क्लियर। अब क्या करो कि ये वाली जो यूनिट है इसको रिप्लेस कर दो V1 बाई V2 के टर्म में, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इस इक्वेशन में कि V4 इक्वल टू V3 इज इक्वल टू यहाँ पे V4 अपॉन V3 इक्वल टू V1 ऑब्लिक V2। तो हमने क्या किया कि जो V4 अपॉन V3 था उसके जगह V1 ऑब्लिक V2 लिख दिया। अब इसको क्या करो कि इस यूनिट को अपोजिट करके लिख दो। इसका मतलब क्या है कि ln में अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको लिखते तो हम इसको लिखते यही ना, ln V1 माइनस ln V2। अगर इसको आगे ले आओ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, तो अब यहाँ से क्या हो जाता है, ln V2 माइनस का ln V1, ये हो जाएगा।
ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ln, यहाँ माइनस कॉमन लेने पे देखो तो ये हो जाएगा ln v2 अपॉन v1। क्लियर? तो हमने सेम को यहाँ पे यही चीज लिख दी। हमने क्या किया कि पहले तो एज इट इज वैल्यू लिखी, फिर -1 कॉमन लिया, और जैसे ही -1 कॉमन लिया तो आप देखो कि यहाँ पे सारा, अगर आप कॉमन ले, अगर कॉमन लेके भी कट करते हो तो भी कट कर सकते हो, वैसे भी कट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से कॉमन लो r ln v2 अपॉन v1, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, टी एच, यहाँ से बचेगा टीसी, टी एच माइनस का टीसी बचेगा, प्लस नीचे से ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ से आर भी कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, आर एल एन वी टू अपॉन वी वन सेम है, तो नीचे से बच गया टी एच। तो इफिशियंसी अगेन आपकी आ गई, यहाँ से ये आ गई Q2 माइनस का Q1 अपॉन Q1। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, अगर आप इसको देखो तो यही इक्वेशन को हमने यूज किया था, इसी इक्वेशन को यूज करके आपको एंट्रोपी की वैल्यू निकाली थी। और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो देखो ये कैसे रीअरेंज होता है। अगर ये Q2 होगा, ये 1 लिखा है, ये Q2 होगा, ठीक है, तो जैसे ही आप निकालते हो तो ये Q2 डिवाइडेड बाई Q2 हो जाता है, और इसको एक्सपेंड करते हो तो माइनस का Q1 डिवाइडेड बाई Q2 आ जाता है। ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाई Q2, ये तो हो गई 1। ठीक है, और यहां से आ गया आपका सेम इक्वेशन 1 माइनस का Q1 ऑब्लिक Q2। ठीक है, तो इसी चीज को हमने वहां भी कहा था कि इसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q2 को हम TH के रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं Q बाई T। ठीक है, Q1 बाई TH, और ये वहां पे हमने प्रूफ किया था कि ये कांस्टेंट रहता है, केवल स्टेट पे निर्भर कर रहा था, और स्टेट पे निर्भर कर रहा था तो इस क्वांटिटी को एक अलग टर्म दे सकते हैं। तो वहां पे आपने पढ़ा था कि डेल एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, और ये क्यू भी किसका था, रिवर्सिबल का था। तो ये भी देखो कि पूरा प्रोसेस यहाँ भी जो आप कार्नाट में पढ़े हो पूरा रिवर्सिबल है और एक साइक्लिक मैनर में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्नाट का रोल था वो बहुत ही अहम था सेकेंड लॉ को बनाने में। दैट्स वाई उनको अगर फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया तो कुछ भी गलत नहीं था। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो कार्नाट थे वो फ्रांस की मिलिट्री में इंजीनियर थे। तो कार्नाट इज नॉट ए केमिस्ट। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो कार्नाट थे वो इंजीनियर थे, वो केमिस्ट नहीं थे, और वो मिलिट्री में इंजीनियर थे फ्रांस की। तो देखो जरूरी नहीं कि आप केमिस्ट्री लो और केमिस्ट्री में ही रिसर्च करो। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में रिसर्च कर सकते हो, साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी। तो ये हो सकता है कि जो केमिस्ट्री वाला बंदा फिजिक्स में भी रिसर्च कर जाए, ये हो सकता है, पॉसिबल है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके दिखाया। नेक्स्ट है हमारा 3 पॉइंट हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन आया था, यह आया था 1 माइनस का टी सी ऑब्लिक का टी एच, यही है ना, ये इक्वेशन है आपकी। ये Q2 होगा, इसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सिंस टी हार्ट इज ग्रेटर देन टी सी, हेंस वी गेट ए नेटवर्क। अगर ऐसा है कि अगर टी एच ग्रेटर देन टीसी है तो हमें एक नेटवर्क मिलेगा, अगर नहीं है तो वर्क नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर टी आर टीसी के बराबर हो जाए, ऐसे केस में सिस्टम डज नॉट परफॉर्म वर्क। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे भी टी हार्ट लिख दें, देखो इसे भी अगर हमने टी हार्ट लिखा, ये टी हार्ट से टी हार्ट कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 माइनस 1 क्या होगा, 1 माइनस 1 0। तो सिस्टम इज नथिंग डूइंग, सिस्टम इज डूइंग नथिंग, या फिर कुछ भी काम नहीं हो रहा। ठीक है, एंड लास्ट है
कि अगर हमें 100% इफिशियंसी चाहिए, ठीक है, अगर सिस्टम से हमें 100% इफिशियंसी चाहिए तो हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि जो टीसी है मस्ट बी जीरो। हमें देखो इफिशियंसी जो ईटा की वैल्यू है अगर उसे 1 रखना है तो हमें ये जो 1 माइनस टी सी अब्लिक टी एच है इसको हम क्या कर दें, जीरो कर दें। ऐसा कब पॉसिबल है, जब टीसी को आप कह दो कि ये जीरो हो जाए, ठीक है। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा यूनिट जीरो हो जाएगी, इफिशियंसी 100% हो जाएगी। इसका मतलब अगर एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाके वर्क करें तो ये पॉसिबल नहीं है डेली लाइफ के लिए। सेकेंड कंडीशन है कि जो हमारा टीएच है, टीएच बहुत ज्यादा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तब ये जीरो हो जाएगा, चाहे टीसी कुछ भी रखो, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, दैट्स वाई ये कंडीशंस भी प्रूव कर रही हैं कि जो थर्मोडाइनमिक एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है वो नेवर विल बी 100%, कभी 100% नहीं हो सकती। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन नेवर रीच टू 100%। तो ये यहां से भी प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा, अब ये कार्नाट साइकिल आपकी फिनिश हो गई, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम जो है लास्ट में केवल केवल क्वेश्चंस करेंगे, दो तीन क्वेश्चन मैंने कंसीडर किए हैं और वो भी आपके कुछ एग्जाम से किए हैं, जो कुछ रिलेटेड एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए थे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये गेट 2014 है, गेट 2014 का है। इसमें पूछ रहा है कि जो कार्नाट इंजन ऑपरेट एट 55% efficiency if the temperature of rejected steam is 105 degree centigrade, then the absolute temperature of input system is। तो एक चीज देखो यहाँ पे कंफ्यूजन उसने क्या किया कि उसने ये वर्ड यूज किया रिजेक्टेड स्टीम, लेकिन यहाँ पे तो लिख रहा है ना कि इनपुट का। अगर इनपुट का कह रहा है तो इसका मतलब टी हार्ट आपको बताना है, और जो इसका मतलब कि टी हार्ट बताना है तो आपको दिया क्या है, टीसी दिया, टी कोल्ड दिया, ठीक है। वैसे भी देखो जो रिजेक्टेड है वो रिजेक्टेड कहाँ जाती है, सराउंडिंग को जाती है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग Q1 हीट प्रोड्यूस करके वर्क करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज वहां पे पहली बार जब ये इन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए तो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें करें क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, बहुत ही इजी है। ये कह रहा है कि टीसी इक्वल टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड 273 प्लस कर दो, ये हो जाएगा केल्विन में 378 केल्विन। इफिशियंसी कह रहा है कि 55% है, इसको फ्रैक्शन में अगर हम राइट कर लें ये हो जाएगा 0.55। इस 55 को डिवाइड कर दो 100 से, यहाँ से हमें इफिशियंसी का फार्मूला लगा, इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच। तो यहाँ से आ गया आपकी वैल्यू, this equals to 1 minus 378 upon th, since efficiency is given 0.55, तो इसकी आप वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख के रीअरेंज कर दो तो ये हो जाएगा 378, ठीक है। इफिशियंसी की वैल्यू आप रख दो 0.55, और जैसे ही आपने ये वैल्यू रखी तो आप क्या करो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ताकि ये जो क्वांटिटी है ये प्लस हो जाए और ये इधर आ जाए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.55, क्योंकि ये यहाँ प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से आ गया आपकी वैल्यू 0.45। तो यहाँ से आपकी सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ गई टी एच इक्वल टू 378 डिवाइडेड बाई 0.45, और ये वैल्यू आ गई पूरी की पूरी इक्वल टू 480 केल्विन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो, ठीक है। अब आपको अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में राइट करना है तो इसमें से 273 माइनस कर दो, 273 माइनस करते ही ये टेम्परेचर हो गया 567 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है तो आंसर भी देखेंगे कि आंसर किस में दिया है, केल्विन में दिया है या डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, और उस हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने बुक से लिया है और ये बुक में इवन सॉल्व है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था तो इसलिए मैंने आपको इसलिए लिया कि आप इसमें थोड़ा सा ट्रिक समझो। कुछ खास नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। इसने इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ T1 इज ऑफ T2 फॉर ए 10% इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन। अब देखो कुछ भी नहीं दिया आपको, कुछ कोई डेटा दिया नहीं दिया, न तो T1 की वैल्यू दी,
डिग्री सेंटीग्रेड में, ना तो T2 की। एक परसेंटेज दिया है कि जो इफिशियंसी है वो 10% है। अब उसके बेसिस पे आप बताओ कि T1 T2 का कितना परसेंट हो तो इस तरह की इफिशियंसी मिल सकती है। ठीक है, या फिर इसे हम T1 को जो है कह दे कि टी कोल्ड और T2 को टी हॉट। तो ये इससे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर T1 2 लिखा है तो सेम चीज है, 1 का मतलब कोल्ड और 2 का मतलब हॉट। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो अब देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। ईटा इक्वल टू 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच, ये बेसिक फार्मूला है। सिंस इफिशियंसी गिवन है 10%, तो इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 0.10। यहां से हमने इसे सॉल्व किया, तो अब इसकी वैल्यू रख दो। जैसे आपने इसकी वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद आपको क्या करना है कि इस वाले इक्वेशन को इक्वल टू के इधर ले जाओ और इस वाले को इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई टी सी अब्लिक टी एच इक्व टू 1 माइनस 0.10। आप इसे 1 2 भी लिख सकते हो, इसे 1 और इसे 2 भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस का 0.10, यह आ गया 0.90। अब हमें सिंस देखो रेशियो तो यहाँ से हमें पता चल गया कि टी हॉट और टी कोल्ड का रेशियो यही है। अगर हमें परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 90 और 90। अब इसे क्या करो, इस साइड भेज दो। तो जो टी कोल्ड है वो टी हॉट का 90% होना चाहिए लेस, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि जो 90% अगर टी हॉट का टी कोल्ड हो, नहीं सही है, लेस नहीं होना चाहिए। हाँ सही है, यही कहो, सेम चीज को लेस नहीं कहना चाहिए, लेस नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है ना। ठीक है, तो यही कहेंगे कि जो टी कोल्ड है वो अगर 90% कंपेरेटिवली हार्ट हो टी हार्ट के, तो इफिशियंसी 10% ही मिलेगी। इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर समझो ये जो हमारा T2 है जिसे हम टी हार्ट कह रहे हैं, और दूसरा है हमारा T1 जिसे हम टी कोल्ड कह रहे हैं। तो अब अगर हम इसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, ठीक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें और इसको 90 पे रखें, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वही तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन के लिए। क्योंकि आपने ईटा पढ़ा था, ईटा इक्व टू माइनस का डब्ल्यू और प्लस का क्यू, और इसी को आपने कहा था कि टी हार्ट माइनस टी सी है। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, वर्क डन के लिए। तो इसका मतलब सिस्टम वर्क ही कम करेगा जब टेम्परेचर डिफरेंस ही कम होगा, और जब टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो वर्क कम करेगा, और वर्क कम करेगा तो इफिशियंसी भी कम होगी। क्लियर? तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये भी गेट में पूछा गया था। ये थोड़ा इजी है लेकिन हमने इसलिए इसे कंसीडर किया क्योंकि डीयू में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम दोगे तो उसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम ये सेम क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक पेज में सॉल्व हो, तो वो यूपीएससी ऐसा करती है। मैंने सोचा था कि एक क्वेश्चन कंसीडर करूं बट मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि शायद टाइम ओवर हो जाएगा और हमारा कॉन्सेप्ट टॉपिक खत्म ना हो पाए। अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में मतलब हम 14-15 में हम उसे करा देंगे। ठीक है, देखो कारनॉट इंजन ऑपरेट फॉर टेम्परेचर 600 के एंड 800 के, ये दे रखा है, एंड एब्जॉर्ब 2000 कैलोरी फ्रॉम द सोर्स पर साइकिल, एक साइकिल में। द वर्क डन पर साइकिल बताना है, तो एक साइकिल के लिए ही काम करना है, तो इफिशियंसी निकालो। W माइनस का W अपॉन प्लस का QH। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी हार्ट माइनस का टी कोल्ड अपॉन टी हार्ट। टी हार्ट दे रखा है, यहां से हमने इफिशियंसी निकाली, ये इफिशियंसी निकल गई। ये आ गया टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 600 एंड 800 का, 200 डिवाइडेड बाई 800, ये आ गया 1.4। 1.4 को हम यहाँ पे रख दो, इफिशियंसी के जगह ईटा की वैल्यू 1.4 रख दो। अब इसको ऑपरेट करा लो इस इक्वेशन को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1.4 1 डिवाइडेड बाई 4 या 1/4 इक्वल्स टू
W बाई 2000 कितना जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 2000 कैलोरी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो W आ जाएगा, इस 2000 को इधर ट्रांसफर कर दो, साइड चेंज कर दो, तो 2000 डिवाइड बाई 4, तो 500 कैलोरी का ये वर्क डन करेगा। अब इसे सिंस अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.184 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा। कहीं कहीं आप 4, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसे आप 4.2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन इजी करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2092 जूल। तो एक साइकिल में हमारा जो सिस्टम है वो कितना वर्क करेगा, 2092 जूल का वर्क करेगा। तो ओवरऑल जो आपका टॉपिक है कार्नोट साइकिल का, वो विद एग्जांपल कंप्लीट हो गया।